नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से कर्नल मयंक चौबे जी। और मयंक चौबे जी का मैं स्वागत कर रहा हूँ। मयंक जी, नमस्कार। आप यू लुकिंग वंडरफुल इन दिस थैंक यू, वाइट थैंक यू, ड्रेस। थैंक यू सो मच। दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे बगल में एक पड़ोसी है, वो पड़ोसी ने एक दिन ट्रम्प साहब को रिकमेंड किया, उनकी सरकार ने ऑफिशियली रिकमेंड किया कि साहब इनको नोबेल पीस प्राइज दी जाए। अगले दिन उन्होंने अ, अमेरिका को कंडेम कर दिया। कहा कि साहब ये तो हम इनको कंडेम करते हैं, तो जी, बहुत ही जी, गलत मामला है कि ये जी। सब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके अगले दिन पता चला कि साहब की उन्होंने तो अमेरिकन्स को एयरबेस भी दे दिए हैं। और आज तो खबर आ रही है कि साहब की जो अमेरिका की इन्फेंट्री है, वो भी पाकिस्तान पहुँच चुकी है। तो अच्छा, सर ये ये मुझसे मिस हो गया ये वाली चीज़ ये। हाँ, ये आज ही एक आया है उसमें, आई डोंट नो अबाउट इट्स वेरासिटी, जी, लेकिन ये जी, जी, किसी ने डाला है उसका वीडियो। जी। तो साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये किसकी तरफ हैं और इनका ये जो चल रहा है मामला, ये है क्या? मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, फ्रैंकली। अब आप इनके साथ बहुत लंबे समय डील कर चुके हैं आर्मी में रहते हुए, तो आप कुछ समझाएँ मुझको। सर देखिए, आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, आपका तरह-तरह के लोगों से पाला पड़ा है, किस्म-किस्म के लोगों से पाला पड़ा है, परंतु पाकिस्तान एक ऐसा जीव है कि निर्जीव है ये नहीं कह सकते सर। तो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसी सोच से शायद आपका पाला नहीं पड़ा होगा, परंतु हमने इनको बड़े क्लोज़ क्वार्टर से देखा हुआ है। इनकी सोच को देखा हुआ है। सर जो व्यक्ति अपने भाई को, देखिए फौज में जो सोल्जर होता है वो आपका भाई समान होता है, भाई तुल्य। तो अपने भाई को वो तड़पता हुआ छोड़ जाए और फिर उसको मना कर दे कि ये मेरा भाई है नहीं, तो ये सोच जो है वो केवल पाकिस्तान और केवल पाकिस्तान में ही चल सकती है। दुनिया का कोई भी देश ऐसी हरकत कर नहीं सकता और सेना तो कदापि नहीं। परंतु इन लोगों ने सारी भावनाओं को, सारे मॉरल फाइबर को छिन्न भिन्न करने के बाद में इस चीज को बारंबार दिखाया है कि ये अपने लोगों को किस प्रकार से डिसोन करते हैं सर। तो ये एक अलग ही तरह का प्राणी है, जीव है, न जाने क्या है ये, परंतु है, अवश्य है, हुँ, हमारे पश्चिमी बॉर्डर से लगा हुआ कुछ है। बस ये मान के हुँ, चलता हूं। और ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी पुष्टपनाही पे कौन बैठा है आपको मालूम है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो चाहता है कि ये एक ऐसा कंटक है, ये सदा जीवित रहे और भारत रूपी जो गजगामी नहीं है ना हमारी हमारी हुँ, चाल में ये बाधक सिद्ध होता रहे। लोग कहते हैं हुँ, हिंदुस्तान प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, मैं उनको एग्जांपल देता हूं हाथी का सर। हाथी हुँ, जो है बड़ा फुर्सत से धीरे धीरे पग धरता हुआ आगे बढ़ता है, मस्त चाल में, पर बढ़ता जरूर है। और आसपास कुत्ते भौंकते हैं, उसकी वो परवाह भी नहीं करता। तो भारत जो है उसकी प्रोग्रेस की तुलना में एक हाथी से करना चाहूंगा। और कहीं एक कांटा जो है, एक शूल जो है, ये हमारे पैर में अमेरिका छोड़ता है कि जिससे कि इस चाल में थोड़ी सी बाधा पड़ सके। ये मेरी दृष्टि है पाकिस्तान के लिए और अमेरिका के लिए। हाँ, लेकिन हमने ये भी सुना है, जो आ रहा है कि साहब कि ईरान कह रहा है कि हम पाकिस्तान को इसका मज़ा चखाएँगे, तो फिर क्या होगा? और अफ़गानिस्तान वाले जो टीटीपी वाले हैं और तालिबान वाले हैं, उन्होंने कहा इसने धोखा दिया ईरान को, और उन्होंने हंगामा चालू कर दिया है। सर आपको याद होगा इनके आईआरजीसी के लीडर थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर ईरान पर कोई परमाणु अस्त्र चलाता है तो पाकिस्तान अपने अस्त्र से लेकर उसका हुँ, हमला जो है उसका जवाब देगा। तो पाकिस्तान को काटो तो खून नहीं। उनकी पार्लियामेंट में बयानबाजी शुरू हुई कि हाँ हमारा ये मुस्लिम बरादर मुल्क है और हम इसका साथ देंगे, लेकिन शाम होते होते इनको समझ में आ गया कि इसको हम नैरेटिव को ज्यादा कैरी कर नहीं सकते। तो उन्होंने बोला ये बयान जो है उनकी तरफ से आया, हमने कहीं ये बयान नहीं दिया है। ये वहां से इन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए क्रीज में। सर इसको मैं हुँ, डिप्लोमेसी की भाषा में बोलूंगा, डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा धप्पा जो था वो ईरान ने पाकिस्तान को दिया था कि हुँ, अब पाकिस्तान को कमिट करना पड़ रहा है कि नहीं हम ईरान का साथ नहीं देंगे। पब्लिकली उसने पाकिस्तान को उधेड़ के रख दिया सर। हीरा मंडी में जाकर यदि आप चीर हरण कर देते, ये वो हालत हो गई थी ये। जी सच में। देखिए इज्जत तो इसकी है नहीं, और जो हुँ, इज्जत के मतलब जो छद्म रूप भरा धरा हुआ है वो भी उधेड़ के रख दिया जाए, तो इसकी ये हालत ईरान ने करके रखी। क्योंकि ईरान से देखिए, ईरान एक सिविलाइजेशनल नेशन है,
भारत एक सिविलाइजेशनल नेशन है सर। सिविलाइजेशन की जो याददाश्त होती है, एक तरीके का विजडम होता है, वो इन दोनों देशों में विद्यमान है। लोग बार बार कहते हैं कि ईरान खत्म हो जाएगा, मैं कहता हूं नहीं, ईरान जो है वो सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन को खत्म करना नितांत असंभव है सर। सोच खत्म हो सकती है, पाकिस्तान जो है वो एक सोच है, परंतु भारत एक सिविलाइजेशन है। तो उसी प्रकार से विजडम जो है वो पर्शिया में प्रिवेल करती है, और उस विजडम ने अपना फायदा उठाया, उस विजडम को लगाया। इनके पल्ले नहीं पड़ा कि वो बोल क्या गए वो, पर उन्होंने ऐसा खेल खेला इनके साथ में, तो इनको बिल्कुल नग्न कर दिया है पूरे के पूरे विश्व में। और फिर इनको छुप के जाना पड़ा वहां पर आसिम मुनीर को, वो थर्ड रेट परेड देखने के लिए, जिसमें ना हाथ मिल रहे थे ना पैर मिल रहे थे। उसमें बैठ के इन्होंने वो उसका अवलोकन किया। उसके बाद में इन्होंने वो खाना खाया, और मैंने वो लिखा उसके बारे में कि ये पाकिस्तान की संप्रभुता को बेचने का ये मेन्यू है, ये कि इन्होंने ये खाना तो खा लिया, लेकिन पाकिस्तान की संप्रभुता को वहां पर बेचकर आ गए। आसिम मुनीर वेंट अंडर द हैमर दैट डे। तो ये विद इन पाकिस्तान पार्लियामेंट तो इनकी तो बड़ी आलोचना हो रही है जी। होगी सर, लेकिन क्योंकि उससे उनको असर क्या पड़ता है? उनको कोई फर्क तो पड़ता नहीं। नहीं तो बेशर्म लोग हैं सर। देखिए, शर्म उसको आती है जिसके पास में थोड़ी इज्जत हो। हीरा मंडी में शर्म कैसी सर? हीरा वहां मंडी में शर्म, शर्म जी, वहां सब एक जैसे हैं। तो क्या किया जाए। वैसे गए थे वहां पर, वहां होटल के सामने इनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई थी। लोगों ने अपने दिल के गुबार निकाले थे। लोग कह रहे थे नहीं ये पाकिस्तान नहीं। मैंने बोला यही असली पाकिस्तानी है ये, जो पहचान गए इनको बाहर जाके। क्योंकि वहां रहते तो सबका सॉफ्टवेयर अपडेट रहता है, बाहर निकलते ये उस शील्ड से बाहर निकल जाते हैं सबके सब। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है ना सर, लोहा जो होता है वो चुंबक बन जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने के बाद, लेकिन जैसे ही लोहा उसके बाहर जाता है वापस लोहे की तरह बिहेव करने लगता है इंडिपेंडेंटली। तो जितने भी ये पाकिस्तानी क्या बोलते हैं इनको, पीएनआई जैसे हमारे होते हैं ना सर, वैसे जो है बाहर काम करते हैं अपना, तो इनके वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल के काम करते हैं। तो थोड़ी होश की दवा पीते हैं, इसलिए वो समझ जाते हैं कि आसिम मुनीर आखिर किस खेत की मूली है, और वो कहने में गुरेज नहीं करते कि भाई ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बिल्कुल करेक्ट। तो अब मैंने कल एक वीडियो किया था, और उसमें मैंने ये कहा था कि साहब कि ये जो पूरा ईरान इजराइल का जो झगड़ा हुआ है, इसमें ठीक है, ईरान का अपना लॉस है, इसराइल का अपना गेन है, यूएस का अपना धंधा है, जो कुछ भी है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा लॉस मुझको दिख रहा है, वो लॉस हो रहा है पाकिस्तान को और चाइना को। जी डू यू एग्री? जी सर, इसका पहले मैं चीन को लूंगा सर। सर आपको ध्यान होगा जैसे केमिस्ट्री में हम लोग टेस्ट करते हैं रेडिकल्स का सर, तो रेडिकल के टेस्ट में एक होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट और एक होता है कंफर्मेटरी टेस्ट सर। तो जो कंफर्मेटरी टेस्ट था चीनी वेपन सिस्टम का, वो ईरान की धरती पर हो गया, पाकिस्तान पे उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट हुआ। तो पुट टू टेस्ट अगेन इन ईरान। तो पहले चाइना में वो चोट खाए, और बाकी जो थी जितनी बची कुछ जान रह गई थी वो ईरान में जाकर उनकी खत्म हो गई। तो हमको सबको मालूम है कि ईरान को इन्होंने वेपन सिस्टम दिए हैं, रडार सिस्टम दिए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी इनको प्रोवाइड किए हैं। इसका रिप्लेनिशमेंट जो है वो घोस्ट फ्लाइट्स ने किया था, जिन्होंने ट्रांसपॉन्डर अपने तुर्कमेनिस्तान के ऊपर आके बंद कर दिए थे। और कहा जाता है कि एक काफिला चला था बलूचिस्तान में होता हुआ, उसने पाकिस्तान के बॉर्डर को पार करके ईरान में गया था। जब लोगों की नजर में आया तो पाकिस्तान ने आनंद फानंद ने अपने बॉर्डर सील कर दिए, ये कहकर कि हमारे बॉर्डर जो है वो सील्ड है, दुनिया को दिखाने के लिए। तो ये सबकी निगाह में है कि वहां से सामान जो है वो यहाँ पर आया है, और वो चीनी माल था जो कि आया है। और ये पहली बार नहीं है कि ऐसे ट्रांसपोंडर्स ऑफ करके हवाई जहाज जो है वो ईरान की धरती पर लैंड किए हैं सर। नवंबर दिसंबर में नाइजीरिया से सैनिक रसद सामान लेकर जो है वो भी एक विमान आया था, ऐसे ही ट्रांसपोंडर ऑफ करके आया था, ईरान में उतरा था और अपना सामान अनलोड करके यहाँ से वापस गया था। तो ये प्रक्रिया जो है वो चलती रही है ईरान को सपोर्ट करने की, और देश जो है इसी प्रकार से ईरान को सपोर्ट करते रहे हैं। यहां तो हुई चीन की साख खत्म। पाकिस्तान ऐसा देश है कि यदि इस युद्ध में अमेरिका, मैं तो कहूंगा सर इजराइल का युद्ध कम है, अमेरिका का ज्यादा है, क्योंकि फ्रंट फेस जो है वो इजराइल है और उसकी पीठ के पीछे सवार है अमेरिका। अगर इजराइल का एयरक्राफ्ट चलता है, इजराइल से टेक ऑफ करता है ईरान के लिए, तो हर 300 किलोमीटर पर उसके लिए पेट्रोल पंप जो एस्टेब्लिश करता है वो अमेरिका करता है।
जितने भी गाइडेंस देता है वो अमेरिका देता है, चाहे पानी में रह के दे चाहे हवा में रह के दे, और इजराइल उस पर एक्ट कर रहा है। तो फ्रंट फेस जो है उसका इजराइल है और बैक एंड पे पूरा काम अमेरिका कर रहा है। इस युद्ध में यदि अमेरिका जीतता है तो पाकिस्तान पिटेगा, और अगर अमेरिका हारता है तो पाकिस्तान पिटेगा। ये ऐसा युद्ध है जिसमें हर सूरत में पाकिस्तान की पिटाई लाजमी है। तो अभी देखते जाइए सर। वो क्यों, ये क्यों साहब? अमेरिका जीतेगा तो पाकिस्तान पिटेगा सर और हारेगा तो भी पिटेगा। मैं आपको बताता हूं सर, इसका कारण है सर। आप ये देखिए सर कि आनन फानन में ऑपरेशन सिंदूर को कॉल ऑफ किया गया। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि मैंने मध्यस्थता कर दी और मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। खैर वो दूसरी बात हो गई, वो खत्म हुआ। उसके खत्म होते होते राइजिंग लायन शुरू किया गया। अब सर मेरा मानना यह है कि राइजिंग लायन जो था वो कई सालों से प्लानिंग उसकी चल रही थी, और वो नारियल फूटने वाला था कि इनका दिमाग फूटा आसिम मुनीर का, और इन्होंने पहलगाम का इंसिडेंट कर डाला। अच्छा, असेसमेंट इनकी ये थी कि भारत जो है वो बालाकोट की तरह कोई स्ट्राइक करेगा, एक आध टेररिस्ट कैंप को उड़ाएगा, वापस चला जाएगा, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से उड़ाएगा, चला जाएगा, हम उसका बदला लेंगे, भारत जो है वो चुपचाप बैठ जाएगा। इन्होंने बालाकोट स्टाइल में बिल्कुल हम रेप्लिकेट करेंगे। सर आपको ध्यान होगा जब सीडीएस ने बोला था ना ऑल आर प्लेन्स वर डाउन, तो वो यही था, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस थी वो तैयार थी कि इंडिया जो है प्लेन्स लेकर आएगा, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से अटैक करेगा और हम इनके प्लेन्स को टेक डाउन करेंगे। ये उनका प्लान था। तो इसलिए सीडीएस ने बोला कि हमने अपने टैक्टिक्स को बदला, और टैक्टिक्स बदल के हमने फिर क्या क्या उड़ाया, और इनके जो रडार थे वो उजागर हो गए। एंड उजागर होने के बाद में हमारी जो लोकेटिंग बैटरीज थी उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि कहां पर है, उन्होंने इनको खत्म किया, और फिर हमने इन पे अटैक को जारी रखा। खैर ये बात थी ऑपरेशन सिंदूर की। हमने सिंदूर में वो करके दिखाया जो कि पाकिस्तान या दुनिया, या मैं तो ये कहूंगा सर कोई भारतीय भी नहीं सोच सकता था। एटलीस्ट मुझे नहीं पता था कि हम जो है इतना तगड़ा रिटेलिएट करेंगे और इतना पिन पॉइंट रिटेलिएशन होगा, एंड दैट विल बी प्यूनिटिव एंड फियर्स, जो हमने करके दिखाया। इस रिटेलिएशन में अमेरिकन इंटरेस्ट को हार्म हुआ 100%। अमेरिकन इंटरेस्ट वैसे भी हार्म हुए, और अमेरिकन इंटरेस्ट जो कि राइजिंग लाइन में पार्ट लेने थे वो भी हार्म हुए। जब वो इंटरेस्ट हार्म होते दिखे तो पाकिस्तान और भारत जो था वो एक बहुत छोटा प्लेयर सिस्टम था। जो बड़ा गेम जो था वो खेला जाना था वेस्ट एशिया में, और उस बड़े गेम को बिगड़ता देखकर बोला गया कि मोदी भैया थोड़ा शांत हो जाओ, इनको तुम बाद में पीट लेना, पहले मुझे यहां पर जो अपना शेर है उसको जागने दो, जब शेर जाग जाएगा तब तुम पाकिस्तान की खबर ले लेना। और पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है सर, और मोदी जी जो है बोलते हैं ठीक है मैं इसको बाद में भुगत लूंगा, जा तू अपना काम कर ले। तो मोदी जी जो है मान जाते हैं, चलो रोक दो। अब सर देखिए आप, पॉज कर दो, सॉरी पॉज का बटन, मेरी गलती सर। सर उसके बाद में होता क्या है कि 12-13 तारीख को एफएटीएफ की प्लीनरी होती है, उस प्लीनरी की रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था, इसमें ना तो ग्रे लिस्ट में भारत का पाकिस्तान का नाम है, ना ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान का नाम है। तो ये रिपोर्ट आखिर है इंपॉर्टेंट क्यों? वो पूरी मैंने रिपोर्ट ऊपर से नीचे तक पढ़ी सर। उसमें एक पैराग्राफ बड़ा बढ़िया था कि अप्रैल 2025 में जो पहलगाम पर टेररिस्ट अटैक हुआ था उसकी टेरर फाइनेंसिंग में पाकिस्तान का हाथ है। दैट वाज क्लियरली स्पेल्ड आउट इन दैट रिपोर्ट। सर वो रिपोर्ट जो थी एक इंडिपेंडेंट जराये से आई थी, ना उसमें कोई भारतीय एनआईए का हाथ था, ना किसी भारतीय आईबी या सीबीआई का हाथ था। इट वॉज ए इंडिपेंडेंट रिपोर्ट विच केम आउट एंड विच इंडिक्टेड पाकिस्तान कि तुम्हारा बेटा हाथ है, भारत के अंदर जो अटैक हुआ उसके पीछे तुम हो। इस रिपोर्ट को न जाने कितने भारतीयों ने सोचा, समझा या जाना है। यहां पर क्या किया गया है, आपके स्टेटमेंट के ऊपर इंटरनेशनल ठप्पा लग गया है। आज की तारीख में अगर पाकिस्तान कुछ भी करने की सोचता भी है तो भारत ने क्लियर कर रखा है कि हम एक्शन लेंगे, फियर्स एंड प्यूनिटिव एक्शन होगा वो। तो अब रास्ता हमवार है हमारे लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का स्टैंप लगा हुआ रास्ता। हमारी कई ऑपोजिशन पार्टीज बोलती हैं कि आपने क्या किया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, रिपोर्ट आपकी अपनी है। दे कास्ट एस्पर्शंस ऑन द एक्शन ऑफ द वेरियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आल्सो।
तो ये बात जो है अब एक इंडिपेंडेंट बॉडी बोल रही है। तो जब इंडिपेंडेंट बॉडी ने बोल दिया तो आज के दिन मेरे पास में एक इंडिपेंडेंट सोर्स का डायरेक्शन है। अब देखिए, खैर नहीं पाकिस्तान की यदि उसने चू भी करने की कोशिश की। ये वादा था ट्रम्प साहब का मोदी से कि भाई रोक जा, मैं तेरे को करके दूंगा, ग्राउंड वर्क तैयार करके दूंगा, जिससे कि तेरे ऊपर उंगली नहीं उठेगी। अभी तो मुझे हीरा मंडी की जरूरत है, यूज कर हाँ, लेने दे। फिलहाल मुझे हीरो मंडी की जरूरत है, थोड़ी देर मुझे इससे काम लेने दे। ये पासनी और ये एटसेट्रा जितने बेसिस है, इसका मैं जरा देख लूं कि मुझे जरूरत पड़ेगी तो कर लूंगा काम, वरना सब सही है। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है ये मेरी समझ में इस तरीके से आई है ये। अब अगर मेरी सोच में कोई गलती हो गई हो तो सर मुझे क्षमा करिएगा। नहीं नहीं, हम ये तो विश्लेषण है सर, और मैं जी लगभग तो इससे सहमति हूँ। मैं तो जी बल्कि जी इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जी जी सर। हीरा मंडी तो गई, और जो वो ये हीरा मंडी के जो चीफ पेट्रन यानी जी चाइना, जी। उसके साथ तो और भी बुरा हो गया कि अब जी, उसका जो है वो चाइना धंधा पानी कार्ड, बंद। चाइना कार्ड मतलब उसका हम्म पाकिस्तान कार्ड एक तो बंद हुआ, हम्म। दूसरा उसका जो है वो पाकिस्तान में बीआरआई का इतना इन्वेस्टमेंट है, उसका क्या होगा? जी। पाकिस्तान के साथ समस्या है कि भाई आप जो है वो 2 कस्टमर्स को एक साथ एक रात में कैसे सैटिस्फाई करो? सेटिस्फाई करेंगे कैसे करो? दिक्कत है ना? सर। तो दोनों में झगड़ा होगा फिर। वही है, वो दोनों में झगड़ा तो क्या होगा? देखेंगे दोनों आपस में कि ये दोनों तगड़े हैं, तो वो जो है वो पाकिस्तान को ही मारेंगे। ये ये तूने क्या किया? एक ये एक मूवी है, आपने देखी नहीं वो, साहब, बीवी और गुलाम? गुलाम, हाँ। गुरुदत्त की मूवी है। जी 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 जी। तो वो गुरुदत्त की मूवी है, उसमें वो होती है जो मीना कुमारी का जो पात्र होता है ना, छोटी बहू वाला, तो वो छोटी बहू के जो वो होते हैं सब छोटे साहब, हम्म। क्या क्या नाम है उनका, छोटे सरकार। जी। तो वो काफ़ी दिनों तक छोटे सरकार को घर पे रोक लेती है, तो वो रोज़ हम्म। जाया करते थे एक रक्कासा के यहाँ। जी तो वो कुछ दिनों तक उनको घर पे रोक लेती है, फिर जब वो हम्म रक्कासा के यहाँ दोबारा जाते हैं तो देखते हैं उसके यहाँ तो कोई दूसरा बैठा हुआ है। हम्म तो उनकी लड़ाई हो जाती है, फिर वो लड़ाई हो जाती है तो फिर लड़ाई में उनके चोट-वोट लग जाती है, चोट होके फिर वो आके घर पे बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो ये इसी तरह का कुछ सीन जो है वो मुझे लगा पूरा इसमें कि ये वाला हो गया कि साहब एक रक्कासा के 2 आशिक। आशिक। और कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। तो अब हम्म, ये समस्या खड़ी हो गई। अच्छा, इनका तो ये जी, चाइना का बीआरआई गया। फिर चाइना ने ईरान में जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यहाँ तो आपको सीपेक का आंकड़ा पता है, ईरान का तो जी, आंकड़ा भी नहीं पता है, नहीं जानबूझ के पता। छुपाते हैं क्योंकि ईरान के जी, ऊपर सैंक्शंस हैं। सैंक्शन। जी। अभी-अभी इन्होंने एक रेलवे लाइन चालू की थी, तेहरान से लेके और उरुमची तक, अभी कुछ ही दिनों पहले। अब उस रेलवे लाइन का क्या होगा साहब? क्या होगा? फिर अभी मैंने कल एक वीडियो किया था, उसमें मैंने आंकड़े दिखाए थे। 2017 में 26% ईरान का ऑयल जो था वो चाइना जाता था, 20% इंडिया को आता था। फिर 2019 में वहाँ सैंक्शंस लग गई। तो 2019 में जब सैंक्शंस लग गई, आज की डेट में 91% ईरान का ऑयल चाइना जाता है, हम्म, क्योंकि चाइना उन सैंक्शंस की परवाह नहीं करता। परवाह नहीं करता। और 9% सीरिया जाता है ओवरलैंड, हम्म बाई सी नहीं जाता। बाई सी 100% हम्म 100% ईरान का ऑयल चाइना जाता है। हम्म अब चाइना के सामने समस्या है और ईरान हम्म, के सामने समस्या है कि समझता। अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ बंद करना है तो बंद होता नुकसान है। किसका होगा? हम्म। ये बताइए किसका होगा नुकसान? सर एक चीज मेरे दिमाग में आई थी और ऐसे उलझुल विचार आते रहते हैं सर, कि अगर चाइना भारत से बोलता है कि भाई देखो, आप हमारे सीपेक के ऊपर बमबारी मत करना, हाँ, उसको अपनी मार की जद में मत रखना, हमें चलने देना, हम आपको पीओजे के गिलगित हुँ, बाल्टिस्तान एक्सेप्ट फॉर शख्सगाम जो है वो दे देंगे। हुँ। तो ये ऑफर भारत को मान लेना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए सर? मान लेना चाहिए।
मानना चाहिए भाई। अरे भाई, आप वो सीपेक के जो बाकी सब है उनको लेके रखो ना। हाँ हाँ आपके पास जब प्रोडक्शन ही नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, और आपके पास अगर मान लीजिए हमारे पास गिलगित, अच्छा मैं पर्सनली गिलगित बाल्टिस्तान में इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये मीरपुर मुजफ्फराबाद में इंटरेस्टेड हूँ, हम्म, क्योंकि ये हाईली रेडिकलाइज्ड radicalized area, हाँ। और अगर पंजाबी मुसलमानों से गंदी कोई कौम है दुनिया में, हम्म, तो वो हम्म, पूरी मुसलमान। हम्म, जो सबसे बड़ी मैसेकर हुई है ना पार्टीशन की, हाँ जी वो हाँ जी हाँ जी। मीरपुर मीरपुर पुंछ, कोट हाँ मुजफ्फराबाद में हुई है, हुई है, हाँ जी। सबसे बड़ी। बल्कि बल्कि तो अजय के साथ में एक पॉडकास्ट करना चाहिए सर इसके बारे में, आपको लोगों को इसके बारे में पता है नहीं। हाँ, वैसे तो मैंने ये जो हिस्ट्री है ये मैंने अपनी जी, किताब में भी लिखी है, जो मेरी अनब्रेकिंग इंडिया अच्छा, है, उसमें भी जी जी खास तौर से जो बैटल हुई थी पुंछ में, उसका मैंने जी, काफी जिक्र किया है। जिक्र किया और है कि किस सर किस तरह कितने से। लंबे टाइम तक चला है वो मैसेकर जो है वो। हाँ, और वो जो मुस्लिम एलिमेंट्स थे जी, आपके राजा की सेना के, स्टेट फोर्सेस में, हाँ। स्टेट फोर्सेस के, हम्म, उन्होंने अपने ब्रदर सोल्जर्स को हम्म, मारा है रात में। हम्म, ऐसे ऐसे घटनाएं की हैं। हम्म, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, मैं हम्म, तो साफ मना कर चुका हूँ, मेरा ये मीरपुरी नहीं चाहिए। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, जी, उसने तो अलग अलग कर दिया ना, एक को हम्म, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, दूसरे को पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान कहता है। जी, तो मेरा ये पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम्म, आई वांट दैट टेरिटरी, आई डोंट वांट दोज पीपल। पीपल, हाँ। वेल, तो गिलगित बाल्टिस्तान, मोस्ट आई वेलकम, डोंट माइंड दी पीपल आल्सो, पीपल आल्सो, यस। एक्सेप्ट वो चिलास के जो मुसलमान हैं, तो चिलास को छोड़ दो, आप ले जाओ, चिलास नहीं चाहिए मुझे। तो इसके लिए फिर मैंने फिर वो अंडे वाला एग्जांपल दिया था सर एक बार, हम्म, पता नहीं आपके चैनल पर दिया कि नहीं दिया। जब हमने पॉज लगाया था ऑपरेशन सिंदूर को, तो बहुत लोगों को तकलीफ हुई थी कि भाई हम मौका मिला था, हम पीओजे के ले लेते, हम गिलगित बाल्टिस्तान ले लेते, पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर देते। बहुत लोगों को अफसोस हुआ था, जो बड़े लॉयल जो सपोर्टर्स थे उनको भी बड़ी तकलीफ हुई थी इस बारे में। ये सोच के बैठे थे कि हम इस बार पता नहीं क्या कर जाएंगे। तब मैंने उनको ये बताया था कि भाई देखो, अगर आपके हाथ में अंडा है और हम्म, उस अंडे को आप पकड़ के दबा दोगे, मसल दोगे, तो क्या हम्म, होगा? अंडा फूट जाएगा, हाथ में गंदगी फैलेगी, जमीन भी गंदी होगी। अगर उस अंडे को फुर्सत से रख दो और उस पर मुर्गी को बैठने दो, मुर्गी को वो अंडा सेने दो, उस हम्म, सेने की प्रक्रिया को एंजॉय करो, तो एक दिन क्या होगा कि वो उस अंडे में से एक बड़ा सुंदर सा जीव जो है वो स्वतः प्रकट होगा और गंदगी भी नहीं फैलेगी। तो अंडे के सेने की प्रक्रिया को आप एंजॉय करो। अगर वो लोग इस एग्जाम्पल को समझ गए हैं, तो इसको वो एंजॉय करेंगे, वो अंडे को मसलने की बात सोचेंगे नहीं। तो जो आपने बात कही है वो बड़ी सही है। अगर आपको आना है तो खुद गुहार लगा के आना होगा। हम जो है वो स्टेप वो लेना नहीं चाहेंगे। हमने पाकिस्तान के जब 2 टुकड़े हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान वाले, हमने उसमें एक्सपीरियंस ले लिया है ये वाला। हाँ, अब बिल्कुल, जो बिल्कुल, आप बिल्कुल देख लीजिए ना, आपके ये बांग्लादेश वाले तो आजकल कह रहे हाँ, हैं कि साहब नहीं, इंडिया की तो हाँ, कोई भूमिका ही नहीं थी। हाँ, वो कोई तो भूमिका नहीं। हाँ, मुक्ति वाहिनी ने किया सब कुछ। हाँ, वो सरेंडर वाला डॉक्यूमेंट जो है, वो तो यूँ ही है। हाँ, हाँ। इनकी जितनी बात कम की जाए उतना अच्छा है। आखिर डीएनए तो वही है ना सर। आप नहीं, डीएनए को बदल नहीं सकते। आप चेक करें साहब, आप पाएँगे कि ये जो बंगाली जो मुस्लिम है ना, ये जी, इट वाज़ फार मोर रेडिकलाइज्ड। जी, जी, पार्टीशन के जी। पहले का अगर आप हिस्सा हाँ देखें, जी, डायरेक्ट एक्शन डे तो डायरेक्ट कलकत्ता में ही हाँ। हुआ था। सर और सोहरावर्दी का जो भक्त था, वो और कोई नहीं था, शेख मुजीबुर रहमानी थे सर। शेख मुजीबुर रहमान था, बिल्कुल पक्की हाँ, बात वो है। भक्त थे उनके। आज शेख उनकी मुजीब बेटी थे अगर उसमें। दर-दर की ठोकर खा रही है सर, तो ये उनके पिताजी के कर्मों का नतीजा है और क्या है। शेख मुजीब थे उसमें, उसमें जोगिंदर नाथ मंडल भी थे। हाँ,
उनके वक्तों में। उनका तो खैर उनको तो बहुत जल्दी पुण्य प्रताप मिल गया। हाँ, हम्म, तो तो सर कर्म जो है ना, कर्म गति बलवान जो है, अब हम्म, देखिए पिताजी ने किया है, अब बेटी को भुगतना पड़ रहा है उसका। हालांकि ये खैर बड़ी बुरी बात है कहने के लिए, लेकिन ठीक है, आपने ऐसे कर्म किए हैं आपने। तो मैं ये चाइना के जो प्रेडिकेमेंट है वो मैं डिस्कस कर रहा था जी जी जी। यहाँ की परिस्थिति के अनुसार। तो अब यहाँ पर दो तरह की परिस्थितियां हैं कि या तो आप ये मुल्ला रजीम रहेगी और या हम्म, तो जाएगी। जी। तो यदि रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी ऐसी स्थिति में रह पाएगी, और इसको अगर रिप्लेस किया तो इराक जैसी स्थिति गृह युद्ध की भी बन सकती है। और उस स्थिति में यहाँ पर बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं। तो आप ये देखिए कि ईरान की जो प्रोविंसेस हैं उसमें से एक प्रोविंस कुर्दिस्तान भी है। कुर्दिस्तान की है, हाँ। जी। और दो प्रोविंसेस जो हैं ईस्ट और वेस्ट अजरबैजान की भी हैं। जी। एक अरब प्रोविंस है जो लगती हुई है इराक से, खुज़ेस्तान बोलते हैं। तो ये सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, ये तो फिर हिलेंगी। हम्म, और ये अगर हिलेंगी तो फिर चाइना फिर क्या करेगी, फिर वो किससे डील करेगा? क्योंकि खुज़ेस्तान जो है वो एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया भी है। एरिया है, हाँ। वहाँ आपका जहाँ से ये जिनका ऑयल टर्मिनल है खर्ग आइलैंड, जिस पे बाय द वे मैं गया हुआ हूँ। हम्म, तो मैं पहले मैं मर्चेंट नेवी में मेरिन था। डेज। हाँ, मेरिन डेज आपके मरीन ड्राइव सर। में। तो उसमें मैं गया हूँ खर्ग आइलैंड पे 2 बार, नॉट वन्स बट ट्वाइस, और ड्यूरिंग ईरान इराक वॉर उस पीरियड में। तो तो इसकी स्थिति जो है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। अच्छा, बिगड़ अगर मान जाएगी। लीजिए ये मुल्ला रजीम रहती है हम्म, तो ये बदला लेगी, और हम्म, सबसे पहले जो है वो चाइना के पिट्ठू यानी हम्म। पाकिस्तान से बदला पाकिस्तान की लेगी। पिटाई। बिल्कुल। अभी ही मैं देख रहा हूँ कि टीटीपी और तालिबान ने इनके धोखेधड़ी के एग्जाम्पल लेके ये कह के कि इन्होंने ईरान को धोखा दिया है, उन्होंने हम्म, ऑलरेडी एक्शन शुरू कर दिया है। चेतना शुरू कर अच्छा, दिया उनको है। ड्रोन भी मिल गए हैं। लोग कह रहे हैं हाँ। कि साहब ईरान नहीं दिए उनको ड्रोन्स। इट कट्स बोथ वेज सर। तभी मैंने आपसे कहा था कि इस समय यदि अमेरिका जीतता है तो पाकिस्तान पिटेगा, हारता है तो पिटेगा, हर सूरत में पिटेगा। और भारतवासियों के लिए यह है कि पॉपकॉर्न सेक के आराम से थैली में रख के बैठें और एंजॉय करें इसको सर। जो चल रहा है, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस करके रखा है इस एरिया में। चाहे जनता वो कहीं भी पक्ष लेती रहे, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट की जो नीति है इस एरिया के लिए, दैट इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड वेरी वेरी मेटिकुलसली कार्व्ड आउट। एग्जाम्पल उसका ये था कि जब ये बच्चों को वहां से निकाला गया सर, तो आप देखिए उन बच्चों ने करीब 17 घंटे रोड पर ट्रेवल किया है। 1500 किलोमीटर का रास्ता तय किया बाई रोड। दुर्गम हम्म, क्षेत्र था, पहाड़ी का। और हम्म, उस समय इसराइल जो रेड कर रहा था ईरान के ऊपर बड़े जबरदस्त तरीके से, तो हम्म, हमारी एम्बेसी ने लाजमी है इसराइल को बताया होगा ये ग्रिड रेफरेंस है, यहां से हमारे बच्चे पास करेंगे, कोई भी हम्म, ओवरफ्लाइट नहीं होगी यहाँ पर। बच्चे सकुशल आए, आर्मीनिया के जो 44 किलोमीटर का जो लंबी पट्टी है उसको पार करके आर्मीनिया जाते हैं और हम्म, फिर वहां से प्लेन पकड़ के आते हैं। उसके पीछे हम्म, पीछे ईरानी गवर्नमेंट ने अपनी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी के प्लेन में बैठा के भारतीयों को दिल्ली भेजा डायरेक्ट। हम्म, तो सर देखिए, एयर स्पेस पर पूरा आधिपत्य इसराइल का था। तो अगर ईरान का कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा जिसका टेल साइन जो है वो ईरानी रजिस्टर्ड है, वो नेचुरली इसराइल की इजाजत के बिना टेक ऑफ नहीं कर सकता। तो हम्म, इसराइल से परमिशन ली गई होगी और भारत ने उसको दिलवाई है, और तब वो ईरानी प्लेन जो है वो भारतीय बच्चों को लेकर आया है। ऐसे ही नहीं है कि भारतीय बच्चे आके भारत की धरती को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं, मोदी जी की जय बोलते हैं आके एयरपोर्ट के ऊपर। तो हमारी हम्म, डिप्लोमेसी जो है ये बहुत बढ़िया काम किया है, पसे पर्दा किया है, लोगों की निगाह में नहीं आके किया, पर इतना बढ़िया काम किया है कि इस समय नेपाल और श्रीलंका ने रिक्वेस्ट किया इंडिया से ऑफिशियली कि हमारे बच्चों हम्म, को भी प्लीज वहां से निकाल के लेकर आओ। हम्म, सो
we have to understand what is our might in the world. हम अपने आप को कहते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये आपके सामने प्रमाण है डिप्लोमेसी जो कितनी फ्लरिश कर रही है, और दो वॉरिंग नेशंस जो है वो आपकी बात सुन रहे हैं। ये एग्जाम्पल हमने यूक्रेन और रशिया में भी देखा था, जब बच्चों को सेफ मैसेज दिया गया था, पाकिस्तानी बच्चों ने भारत माता की जय के नारे लगाए थे और भारत के झंडे तले वो यहां तक सेफ आए थे। तो ये डिप्लोमेसी की हार नहीं है, दिस इज डिप्लोमेसी एट अ डिफरेंट लेवल। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बयानबाजी अलग होती है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे क्या चल रहा है वो देखने में आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी तो आप इसको किस तरफ जाते हुए देखते हैं कि वेयर विल दिस गो, आगे क्या इसका फ्यूचर रहने वाला है इस कॉन्फ्लिक्ट का? सर देखिए, अमेरिका इस समय बड़ा भरसक प्रयास कर रहा है क्राउन प्रिंस शाह पहलवी को यहां पर तख्त पे बिठाने का, क्योंकि आप देखेंगे 2024 में उनका ट्विटर वेरी अनपॉपुलर, वो जो ज्यादा पॉपुलर है नहीं, पर अमेरिका के पास में कोई ऐसा बंदा है भी नहीं जिसको बैठा सके वहां पर। इन्होंने हर देश में इन्फिल्ट्रेशन किया था, लेकिन ईरान की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, तो ये वहां पर इन्फिल्ट्रेट कर नहीं पाए। देखिए, इक्का दुक्का वहां प्रोटेस्ट हो जाते हैं, लोगों के मन में पर्शियन अस्मिता के लिए भावनाएं हैं, बहुत सही है, होनी भी चाहिए, लेकिन अभी तक वो क्रिटिकल मास नहीं खड़ा हुआ है जो कि IRGC से पंगा ले सके, उनकी आयतुल्लाह की जो सुप्रीम लीडरशिप है उससे पंगा ले सके, उनकी गार्जियन काउंसिल से पंगा ले सके जो कि उसको पूरा गवर्न करती है। एक उनकी एंजल्स ऑफ, नाम भूल जाता हूं मैं हमेशा सर, एंजल्स ऑफ समथिंग है, जो कि बाकायदा आयतुल्लाह की नॉमिनेशन में पीछे उसका हाथ रहता है। तो ये 4 पिलर्स हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर्स, बड़े डीप सीटेड हैं इस समय ईरान की पूरी रूलिंग एलिट में। इसको उखाड़ पाना इतना आसान है नहीं, एंड दे लिटरली गवर्न द एंटायर कंट्री एंड विद अ हेवी हैंड। ये बात भी है, उनकी मॉरल पुलिसिंग जो होती है, आपने देखा ही हुआ एग्जाम्पल, जिस लड़की ने हिजाब हटाने की कोशिश की उसको खत्म ही कर दिया उन्होंने मार मार के। तो बड़ी ब्रूटल रिजीम है, इसी वजह से अनपॉपुलर भी है, और इसी वजह से इनफैक्ट वहां तो इस्लाम ही अनपॉपुलर हो गया है सर। आप ये देखिए, इस्लाम इटसेल्फ इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स। शाह रेजा पहलवी की जो रिजीम थी वो कौन सी पॉपुलर थी सर? शाह रेजा के टोस्टर बेड्स आपको ध्यान होगा फेमस थे सर। जब अपने ओपोनेंट्स को उस टोस्टर बेड में वो जाल में बिठा देता था और नीचे से आग जला देता था, पीपल यूज्ड टू बी रोस्टेड अलाइव। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बड़े और इंसिडेंटली सवाक और मुसाद के बीच में पैक्ट था सर। 79 से पहले सवाक और मुसाद यूज्ड टू एक्सचेंज नोट्स। इजराइल जो है एटम्स फॉर पीस के नाम से मुहिम चलाता था और एटॉमिक एनर्जी पर ईरान को गाइड करता था। इजराइल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज जाके ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर इरेक्ट करती थी। आज वही इजराइल उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाके अटैक कर रहा है। दैट इज द आयरनी कि जिसको इजराइल ने बनाया है उसको खुद उनकी उसकी शाह की जो अनपॉपुलैरिटी थी, एक तो अनपॉपुलर भी था, इनकॉम्पिटेंट भी था, वो प्रोटेस्ट को हैंडल भी नहीं कर पाया, ठीक नहीं कर पाया। नहीं तो प्रोटेस्ट को हैंडल करने का तरीका जो है, आप देखिए हमारे भारत में प्रोटेस्ट को हैंडल करने का तरीका बड़ा इवॉल्व है, ज़्यादा परेशान नहीं होते क्या, ठीक है प्रोटेस्ट है उसको लंबा कर देते हैं। हम लोग भी एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑलवेज फर्स्ट ट्राई टू फाइंड अ वे आउट कि हाँ भाई ठीक है, इनसे बात करो, उनसे करो, ये करो, थोड़ा इधर करो, लोगों में थोड़ा कुछ को इधर, कुछ को तोड़ो, कुछ को कुछ करो, मतलब पूरी जो है वो सारी तकनीक अपनाई जाती है। आप ये देखिए कि इंसर्जेंसी जो है, नागा इंसर्जेंसी का एग्जांपल ले लें, भारत की नागा इंसर्जेंसी और आपके ये मणिपुर की इंसर्जेंसी भी है, मीजो तो सेटल हो गई, लेकिन नागा इंसर्जेंसी तो आज तक जारी है। लेकिन उसको हैंडल करते रहते कुछ करते, कभी ऐप कभी फ्लो, और मैनेज करते हैं। सो दीज आर सिचुएशंस दैट आर मैनेज्ड। वो मैनेज नहीं कर पाया बिल्कुल। वो चींटी को मारने के लिए भी हैमर का यूज कर रहा था। तो आप अगर चींटी को हैमर से मारेंगे साहब, तो वो चींटी तो मान लीजिए मर भी गई, फर्श टूटेगा। फर्श टूटेगा।
और यही तो गलती ये पाकिस्तान ने की है। अमेरिका को जब ये लगा कि साहब अच्छा प्रोटेस्ट कौन लीड कर रहा था? कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट, हाँ। टुडे पार्टी। तो वो टुडे पार्टी जब वो लीड कर रही थी वहाँ पे प्रोटेस्ट, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि साहब कि इसको खोमैनी को क्यों भेजा? तो खोमैनी को इसलिए भेजा कि साहब सपोर्ट ये था। चाह तो ना तो मैनेज कर पा रहा है, ना हुँ, इनको कन्फ्रंट कर पा रहा है। हुँ, तो इनको ये दिखने लगा कि साहब ये तो जाएगा। हुँ, तो ये इंश्योर करने के लिए कि साहब की सत्ता कहीं टुडे पार्टी के पास नहीं चली जाए, उन्होंने चली जाए। इसको लाके बिठा दिया। हुँ, और टुडे पार्टी वाले भी बेवकूफ़ थे, उन्होंने इससे समझौता कर लिया, ये सोच के कि कर हमको लिया, ज़्यादा हाँ। सपोर्ट हुँ, वहाँ सपोर्ट मिल जाएगा। जिस दिन पार्टी में आया, उसने सारे टुडे पार्टी वालों को लटका दिया इसने। तो तो ये इट तो वाज़ अ रीति है सही मेजर की है। हुँ, मेजर स्टूपिड मिसकैलकुलेशन हुँ, बाय टूडे अमेरिकन्स। पार्टी। हुँ, कि वो टुडे पार्टी को यही यही वाली बात हुई साहब की कि आप जो है वो फँस गए आपके साहब की हुँ, एक तरफ कुआँ, दूसरी तरफ खाई। खाई। अब वो कुएँ और खाई के चूज़ करने के चक्कर में आप जो है वो फँस गए और खाई मुसीबत में ही से गिर गए। खाई में ही गिर हुँ, गए। कुएँ में तो फिर चांस था कि आपको निकाल लेते, और खाई तो खाई में। हज़ारों फुट गहरी थी। इसलिए अच्छा ये तो कहना पड़ेगा कि साहब कि उसने अपने स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छी तरह से डिफ़ाइन किए। और वो जो ये सुप्रीम काउंसिल या शूरा, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना साहब, आप जानते हैं कहाँ डिफ़ाइन हुआ था ये? हुँ, ये यहाँ इंडिया में डिफ़ाइन हुआ था। हुँ, अच्छा। जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, तो ये जो आपके जो बरेलवी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, हुँ, जिन्होंने हुँ, जिन्ना को सपोर्ट किया था, हुँ, तो हुँ, उन्होंने अपनी काउंसिल बनाई थी। एक नईमुद्दीन मुरादाबादी के जो इनके प्रमुख एक क्लरिक हुआ करते थे, उनके तत्वावधान में। अच्छा, ये नहीं ये पता मुझे इस बारे में। बनारस में, ये मेरी किताब में है, वो अनब्रेकिंग हुँ, इंडिया में। मैं पकड़ा और गया। उसमें जो है उन्होंने जो उम, सिस्टम बताया था, एग्ज़ैक्टली वही सिस्टम है जो आज ईरान में अडॉप्ट हुआ है। यानी कि हो एक रहा है। सुप्रीम काउंसिल होगी, हुँ, उस सुप्रीम काउंसिल जो है, वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगी। तो आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है, जो लड़ता भी है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, पहले उसकी वेटिंग होती है। वैसी होती है, हाँ। जिनकी वेटिंग होती है वही लड़ सकते हैं। फिर लड़ने के बाद जीत भी जाते हैं, तो नॉमिनेशन अल्टीमेटली यहीं से होता है। यहीं से होगा। हाँ, तो वही सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया, जो पाकिस्तान के लिए नईमुद्दीन मुरादाबादी ने बनाया हुँ, था। पर पाकिस्तान ने छोड़ दिया उसको। पाकिस्तान ने उसको छोड़ दिया। पाकिस्तान ने बरेली ये सारे के सारे गए थे। हुँ, अहमद रज़ा बरेलवी के दोनों बेटे मुस्तफ़ा हुँ, और हुँ, हुँ, हामिद, और ये नईमुद्दीन मुरादाबादी, ये यही सोच के गए थे कि साहब ये तो हमारा राज है, हमने बनवाया है। तो पहुँच गए हुँ, तुरंत पाकिस्तान, और वहाँ से साल भर के बाद में वापस आ गए, हुँ, हमारी छाती पे मूँग दलने। हाँ, हमारे जो है वो नेहरू जी ऐसे थे कि उन्होंने उनको वापस ले लिया। हुँ, तो स्ट्रक्चर जो है इन्होंने हमारे बरेलवी भाइयों से बोरो किया हुआ है, हुँ, ये मान लीजिए आप। और इसीलिए इसको ये सक्सेसफुली इन्होंने कई सारे लेयर्स में बाँट दिया। इनकी मिलिट्री भी कई लेयर्स में बटी हुई है, ईरानीज़ की। जी। 3 लेयर्स हैं उसके। हुँ, एक पुराने जो शाह के ज़माने की मिलिट्री है, आर्तेश बोलते हैं उसको। आतिश, हाँ जी। ए हाँ, एक इनकी ये आईआरजीसी है, आईआरजी से रिपब्लिकन गार्ड हो गई है। रिपब्लिकन गार्ड। हुँ, और एक वो है जो बाहर के जो प्रॉक्सीज़ को वो बनाती सपोर्ट है, कर रही है। हुँ, वो कुदस आर्मी। कुछ फोर्स, हाँ, कुद्स फोर्स जो है वो। कुछ फोर्स। तो ये इनके अलग-अलग लेयर्स, और इन अलग लेयर्स को ये इसी तरह से मैनेज करते हैं। तो समस्याएँ तो गंभीर हैं सर, ऐसे नहीं है। जी, तो ईरान का अगर ये सिस्टम टूटा, तो बिखराव आएगा, और उसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों बुरी तरह से पिटेंगे। फँसेंगे। जो आपने कहा, मैं उससे पूर्णतया जी, सहमति व्यक्त करता हूँ हाँ कि जी, हाँ जी। जीतेगा तो भी जी, अमेरिका जी, की हार है, और हारेगा तो हार है ही। तो भी सही बात है। और हम जो है वो अपना पॉपकॉर्न लेके बैठे रहेंगे सर। नहीं, हम तो आप आपको देखिए, इज़राइल का तो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है।
कि भाई जी, इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जी। ख़त्म करना या डिले करना, जितना भी हुँ, उसको डैमेज कर सके उतना डैमेज करना। लेकिन यूएस जो है वो अपने लार्जर ऑब्जेक्टिव्स लेके चलता है, तो वो लार्जर ऑब्जेक्टिव्स में तो फिर उसका मामला गड़बड़ चल रहा है। जी। जी, तो वी कैन सम अप नाउ। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? बस सर कि अभी टाइम ऐसा है कि जहाँ मैं देख रहा हूँ इस युद्ध को जाते हुए अगर ज़्यादा ज़ोर आज़माइश की गई ईरान के खिलाफ, तो ईरान के हुँ, प्रॉक्सीज़ जो हैं वो प्ले में आएँगे सर वो। और अब जो प्ले में आएँगे तो फिर वो कहाँ-कहाँ पर क्या कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा लोन वुल्फ अटैक हुआ था, एक सीरियन चर्च के ऊपर जिसमें 15 लोगों ने जान से हाथ धो बैठे थे। हुँ, तो ऐसी चीज़ें जो है वो देखने में आएँगी धीरे-धीरे और कहीं न कहीं अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो हार्म होंगे। ये मेरा कहना है ये कि इनकी कन्वेंशनल मिलिट्री जो है वो तो अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स फायर करती रहेगी, पर नीचे ज़मीन के ऊपर अमेरिकन इंटरेस्ट जो होंगे दे विल बी क्वेश्चन्ड। और आपने नोट भी किया होगा कि इन्होंने अपने एम्बेसीज के स्टाफ को थिनिंग आउट जो है दोबारा से शुरू कर दी है, लोगों को वहां से राइट, निकालना बिकॉज़ दे फियर कि ऐसा कुछ होगा। गल्फ राइट, ऑफ सॉरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए इनकी पार्लियामेंट ने मोहर लगा भी दी है। दैट आई कंसीडर एज अ प्रेशर टैक्टिक्स एट प्रेजेंट कि दिखाने के लिए दुनिया को कि अब ये काम जो है ये खत्म हो चुका है और अब हम इसको कभी कर सकते हैं। जैसे आपने बताया था कि इसमें चाइना के इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, तो आई डोंट थिंक सो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इतनी जल्दी ये लोग ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, व्हेन पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, जब इनके पास में कोई सूरत नहीं बचेगी, देन आई फोरसी कि ये चीज हो सकती है। इसके होने में इंडियन इंटरेस्ट जो है वो कहीं भी कोई असर नहीं होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि जिस तरीके से हमने अपने आप को हेज कर रखा है, हमारी जो गैस आती है अगर वो कतर से भी आ रही है तो वो बाईपास पाइपलाइन से निकल के आ रही है। और एनर्जी के लिए हमने बाकी और रास्ते खोल रखे हैं, लेटेस्ट बीइंग गयाना। तो हो सकता है कि थोड़ा सा तेल महंगा हो जाए, लेकिन मिलेगा। पाकिस्तान का तो तेल निकलेगा और हमें तेल मिलेगा। सर, जी, दीज वर द तो आइए क्लोजिंग बात सर। हाँ, पाकिस्तान का तेल निकलेगा, हमें मिलता रहेगा। मिलता और रहेगा। इन्हीं क्लोजिंग वर्ड्स के साथ में आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। कर्नल चौबे जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।